लेकिन 11th क्लास में ग्राफ हमेशा डिप मारता है। इन 2 घंटे के अंदर ये 9 बजे आपको इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं। अपने आप को शुरुआत से तैयार करें कि भैया हम 11th क्लास में हमारा ग्राफ नीचे ना आए। 11th में साइंस ली, फिर साइंस ने मेरी ली। पता है कौन होते हैं बच्चे जो पढ़ते ही नहीं। क्या 11th क्लास की साइंस स्ट्रीम सच में टफ है या लोगों ने हवा बना रखा है? अगर ये सच में टफ है तो क्या रीजंस की वजह से टफ है, और वो भी कुछ बच्चों के लिए क्यों है? ऐसी क्या गलतियां 11th क्लास में आप लोग करते हो जहां पे आपका जो ग्राफ है मार्क्स का वो क्यों डिप मारता है हमेशा 11th क्लास में? 11th क्लास क्यों एक ऐसी क्लास बन जाती है जो आपके फर्स्ट टू 12th में सबसे कम स्कोरिंग क्लास होती है एवरेजली बच्चों की? और हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या पूरे साल करें, रोड मैप क्या हो कि वो गलतियां हमसे ना हो और हमारा ग्राफ नीचे जाने के बजाय ऊपर या कम से कम स्ट्रेट लाइन तो रहे? तो आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि मैं 16 साल से, लगभग 15-16 साल से टीचिंग फील्ड में, मैं कम से कम 17 साल से हूं और 11th क्लास को पढ़ाते हुए मुझे लगभग 15-16 साल होने को आ रहे हैं। 1 साल मैंने खुद भी पढ़ी है और इन 15 सालों में मैं हजारों बच्चों से मिला हूं और अब तो ऑनलाइन फील्ड के माध्यम से लाखों बच्चों से, जहां मुझे हमेशा से यह ऑब्जर्व करने को मिला है कि अगर ये हमारी 11th क्लास, अगर मैं आपको इस ग्राफ के माध्यम से समझाऊं कि यहां पे अगर मैं मार्क्स लगाऊं और यहां पे अगर मैं आपकी क्लास लगाऊं तो हमेशा बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं या सैचुरेट रहते हैं, लेकिन 11th क्लास में ग्राफ हमेशा डिप मारता है और यह कॉन्फिडेंस को बहुत गिरा देता है। अब ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से 11th क्लास बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाती है? मैं देखो आपको डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं लेके आया हूं, मैं आपको बस जागरूक करने के लिए आया हूं कि भैया अगर पहला कदम अच्छे से रखा जाए तो 11th क्लास बहुत इजी बन जाएगी। और सच बता रहा हूं, 11th क्लास के अगर हर एक कंसेप्ट को मेरे कहने अनुसार आपने पढ़ लिया ना, तो जीवन में इससे प्यारी क्लास भी कोई नहीं है, क्योंकि ये एक वो क्लास है जो टॉपिक्स को डेप्थ में पढ़ाने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कि रीजंस क्या हैं? मैं यहां पे ऑब्वियसली बात है 11th क्लास साइंस स्ट्रीम के बारे में ही मेनली बात करने के लिए आया हूं। अब ऐसे क्या रीजंस हैं कि जो 11th क्लास है वो मुश्किल बन जाती है? सबसे पहला रीजन मेरे हिसाब से है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्यों? देखो आप सभी बच्चों के अभी अभी हाल ही में 10th के एग्जाम हुए हैं। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हैं, जब ये अपलोड हो रही है उसी हफ्ते में देख रहे हैं, तो अभी आपके 10th के एग्जाम खत्म हुए हैं, अभी तो रिजल्ट भी आना बहुत बाकी है, तो आप चिल मूड में हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों के 10th में रिजल्ट अच्छा भी आ जाएगा। 10th क्लास आप सब जानते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट क्लासेस में से एक है। अगर आपको मुश्किल लगी है तो 11th क्लास आपको बहुत मुश्किल लगना है। तो एवरेजली 10th क्लास आपको आसान लगती है या ठीक ठाक लगती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं देखने को मिली है। मैथ्स का पेपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया एक आध रीजन का, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट हाँ कॉम्पिटेंसी लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन 10th ओवरऑल आसान थी। सच बताऊं, इसी कौन, क्योंकि आपके 10th का पेपर अच्छा गया है, एवरेज बच्चों का पेपर अच्छा गया है और हर साल अच्छा जाता है, और यही रीजन है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और 11th क्लास में कहीं ना कहीं उसके मार्क्स गिरते हैं, क्योंकि वो बहुत चौड़ में आ जाता है कि भैया मैंने 10th में अच्छे स्कोर किए। सेकंड रीजन जिसकी वजह से जो हमारी 11th क्लास है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, और वो है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने आपके दिमाग में ये डाल देना है, सच बता रहा हूं, तो भैया उस बात को ना यहां से लेना, यहां से निकाल लेना कि 11th क्लास आपके जीवन के लिए यूजफुल नहीं है, 11th के मार्क्स कहीं पे मैटर नहीं करते। उसके ना थोपड़े पे एक चांटा देना बेटा। अगर आपसे बड़ा है तो ऐसे नहीं करना है, छोटा है तो भी नहीं करना है, तो मेरी भावनाएं व्यक्त हो गई बस, लेकिन उसकी बात मत सुनना बेटा, यहां से डालना, यहां से निकाल लेना, क्योंकि वो खुद लल्लू होगा, जीवन में उसने कुछ अचीव नहीं किया होगा पढ़ाई की फील्ड में, तो एटलीस्ट कहीं और कर ले हो तो अलग बात है। तो कई बच्चे आपको बोलेंगे कि 11th क्लास की ना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि 12th क्लास के बाद हर एक बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे वो नीट है, चाहे वो जेईई है, चाहे वो सीयूटी है, चाहे वो एनडीए, चाहे वो कोई भी और फील्ड का है। एंड मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको 11th क्लास की पढ़ाई की जरूरत है। एंड सेकेंडली 12th क्लास को पढ़ने के लिए भी बहुत सारे 11th के टॉपिक्स चाहिए। खैर अभी मैं उस पर ना जाते हुए इस पर बोलना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंस नहीं है, ये गलतफहमी निकाल देना, क्योंकि अगर आपके मन में ये थॉट आ गया कि 11th क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर आप ढंग से पढ़ोगे भी नहीं। ये बकवास थॉट है। मुझसे पूछो बेटा, मैं इस फील्ड में बहुत साल से हूं, पछताओगे अगर 11th क्लास पे ध्यान नहीं दिया तो। तीसरा रीजन ऑब्वियस सी बात है, वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा ही। देखो अभी तक क्या था, आपके 10th क्लास में साइंस की एक किताब थी, आधे से ज्यादा चैप्टर आसान थे, कुछ 2-4 मुश्किल थे और कुछ तो सीरियस ने हटा ही दिए थे। लेकिन 11th क्लास एक बहुत वास्ट सिलेबस वाली क्लास है। अगेन मुश्किल नहीं, वास्ट सिलेबस है।
10th में क्या था, लास्ट के 3-4 महीने में अगर आपने ढंग से सही ट्रैक पे मेहनत की तो निकल जाती है क्लास। अच्छे मार्क्स की गारंटी की बात नहीं लूंगा, लेकिन निकल जाती है। लेकिन 11th क्लास में फिजिक्स की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, मैथ्स मुझे जहां तक लगता है मैथ्स बहुत सारे बच्चे लेंगे, बहुत सारे नहीं लेंगे। जो लेंगे, मैथ्स अपने आप में एक फिर बहुत मेहनत मांगने वाला सब्जेक्ट है। बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो बहुत ही सारा सिलेबस है, याद बहुत कुछ करना है। द ओनली पॉइंट इज कि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के तो आप काम नहीं निकाल पाओगे। वास्ट सिलेबस है तो डे वन से शुरुआत करनी होगी। मैं वीडियो के एंड में पेड बैच के बारे में बता दूंगा। अभी मेरा मेन मकसद सच में इस वीडियो में पेड बैच प्रमोट करना नहीं है, लेकिन डे वन से आपको पढ़ना होगा, ये आपको करना ही होगा। डे वन से थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया 11th क्लास बहुत मुश्किल है, जाओ रोज 20 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं है। रोज 2 घंटा अगर आप डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी, सेल्फ ट्यूशन की बात नहीं हो रही, ऑनलाइन क्लास की बात नहीं हो रही, वन शॉट देखने की बात नहीं हो रही, 2 घंटा अगर आप सेल्फ स्टडी को देते हैं, रोज 1 घंटा भी अभी आप एक चैप्टर को देते हैं, रोज एक सिलेबस के एक सब्जेक्ट के, तो काम चल जाएगा। सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। एंड फोर्थ रीजन जहां पे मुझे लगता है 11th क्लास हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और वो है फ्यूचर एक्सपेक्ट की वजह से। देखो क्या होता है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार देखो आप इस वाले फील्ड में आ गए, कि आपने कहा 11th क्लास तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप गए ही गए, आपके मार्क्स कम आएंगे जाएंगे। लेकिन अगर आप वो वाले बच्चों जो बहुत ज्यादा टेंशन लेता है, तो कहीं ना कहीं आप ना जब 11th में अपने स्कूल जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आधे बच्चे एंट्रेंस की कोचिंग जा रहे हैं, आधे बच्चे ऑनलाइन एंट्रेंस की कोचिंग कर रहे हैं, आधे बच्चे कह रहे हैं मेरे को जेई देना है, मैं अभी से तैयारी कर रहा हूं, कुछ बच्चे 10th से कर रहे होंगे, 9th से कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे मैं 11th से करूंगा। तो कहीं ना आप उस रेस में घबरा से जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा वो रेस गलत है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है, लेकिन अगर आप उन रेस से घबराते हो तो कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस पे वो दिखेगा, क्योंकि आप भी घबरा जाओगे, आप ना प्रेशर में आ जाओगे कि यार मुझे भी जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है। मैं सच बोल रहा हूं, अगर आप उन बच्चों में से जो बहुत ज्यादा प्रेशर को नहीं झेल सकता है, 11th क्लास में एंट्रेंस की टेंशन मत लेना। मुझे लगता है ये एक अलग वीडियो है, पूरे डिस्कशन के ऊपर वीडियो है कि कैसे कब और कैसे एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए। 3 अलग अलग लेवल होते हैं। बट हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेने वाले बच्चों में से नहीं हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर की जो टेंशन है, ये 11th क्लास को और मुश्किल बना देती है नहीं मुश्किल, लेकिन टेंशन आते आते वो बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी बात आई होप आप समझ गए हो। लेकिन ये सब तो है रीजन जिसकी वजह से 11th क्लास मुश्किल होती है, जिसका अगर आप डे 1 से ध्यान दोगे तो चीजें आसान लगेंगी। रोड मैप पे तो आ ही रहे हैं। बात करते हैं कि हम क्या मिस्टेक करते हैं जिससे 11th क्लास और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब अगर मेजर 2-3 मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो आपको 11th क्लास को टफ बना देगी, यहां पे हमने जनरली जो बात करी वो आपकी मिस्टेक्स नहीं, वो एक चीज है जिनसे आपको थोड़ा सा टैकल करना होगा, थोड़ा सा डॉच करना होगा, थोड़ा बच के रहना होगा। लेकिन अगर बात करें कि मिस्टेक्स हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, और सबसे पहली मिस्टेक मुझे लगता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं। और देखो आपकी गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है। 11th क्लास से पहले वाली सारी क्लासेस में मेजरली आपने याद किया और काम चल गया। 9th क्लास में देखा जाए तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर फिर भी थे, लेकिन 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर थे। पूरे के पूरे पेपर के अंदर देखा जाए तो 3 से लेकर 4 न्यूमेरिकल और कुछ कुछ तो 1 नंबर के ही थे। लेकिन 11th की फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। केमिस्ट्री में 3 से लेकर 4 चैप्टर प्रॉपर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो आप सिर्फ, और ऐसा नहीं है कि जो बाकी के चैप्टर है उनमें भी आप सिर्फ थ्योरी रट्टा मार के काम चला लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। यहां पे आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना होगा। वो तरीका मैं आपको भी रोड मैप में समझाऊंगा, लेकिन आप अब सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम नहीं कर सकते। हर एक टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस बनाने होंगे होंगे होंगे। अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो वो अच्छा टीचर है तो वो करवाएगा ही करवाएगा, लेकिन अगर आप लेट अस सपोज खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के कि मैं 4 डेफिनेशन पढ़ जाऊं, फॉर्मूला याद कर जाऊं, जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। सेकेंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं, और वो है कि भैया ओनली वीडियोज या फिर ट्यूशन या फिर पेड बैच या जो भी है, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा पेड बैच ले लूंगा, या आपको लग रहा है कि मैं YouTube पे बेहतरीन वन शॉट्स देख लूंगा तो आपके नंबर आ जाए, खैर ये तो 10th में भी नहीं आते मुझे लगता है। ये तो सिर्फ YouTube की वीडियोस देखने से या पेड बैच खरीद लेने से नंबर नहीं आने वाले। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, जो कि मैंने यहां पे भी समझाया। लगभग 1 डे से अगर आप शुरू कर रहे हैं, डे 1 से, तो आपको रोज 1 से लेकर 2 घंटा सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना ही होगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे आपकी मेजरली गलती होने वाली है वो क्या है, देखो, क्योंकि सिलेबस वास्ट है और बहुत न्यू सिलेबस है। ये वाला पॉइंट अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो न्यू सिलेबस, जैसे अगर मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताता हूं, मान लेते हैं कि आपने 11th क्लास में साइंस ली, तभी आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड भी है।
तो थर्मोडायनेमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे आपकी ये वैसा नहीं जो आप सोच रहे हो, रेडॉक्स रिएक्शन, इक्विलिब्रियम जैसे केमिस्ट्री में चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल आपके जीवन में बदलाव है, उनो रिवर्स है, एकदम सब कुछ बदल जाएगा। अगेन मैं डरा नहीं रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, लेकिन सिलेबस सारा का सारा नया है। और जब नया सिलेबस होता है तो पिछला पढ़ा हुआ इंसान आगे जाके भूलता रहता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ रिवीजन एक मिस्टेक बन जाती है। लैक ऑफ रिवीजन, देखो मैं आपको बताता हूं, अभी आप चिल मोड में हो ना, अभी आप चिल मोड में, आप कह रहे हो 10th का पेपर अभी दिया यार, थोड़ा चिल रहता हूं, मैं समझता हूं। लेकिन जिस दिन आपकी पढ़ाई शुरू हो गई, चाहे आपने यूट्यूब से करी जो कि अप्रैल से करनी होगी, चाहे आपने पेड बैच लिया, लेट अस सपोज साइंस एंड फन का ले लिया, या आप ट्यूशन पढ़ रहे हो ऑफलाइन में आके, लेट अस सपोज हमसे ही पढ़ रहे हो, अभी तो मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा ना। तो अगर आप कह रहे हो कि यार मैं ट्यूशन जा रहा हूं और जाके वापस आ रहा हूं और मेरा काम हो गया, तो आप भूल जाओ। लैक ऑफ रिवीजन सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे मैटर करता है। 2 महीने बाद अगर आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए और उसको आपने रिवाइज नहीं किया, तो मैं ये लिखित में दे सकता हूं, ये मैं रिटर्न में दे सकता हूं कि पिछला सिलेबस आप भूलते चले जाओगे। बिकॉज 11th क्लास ऐसी नहीं है कि 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं, चलो भैया पढ़ लेंगे, चारों चैप्टर 4 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे। अरे भैया, अगर एक बार रिवीजन लैक कर गई तो वापस नहीं आएगी। 11th क्लास का सिलेबस बहुत ज्यादा है, रिवीजन का मौका नहीं मिल पाएगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन पे ध्यान देना है। प्रॉपर रिवीजन कैसे करना है मैं आपको भी रोड मैप पे बताऊंगा, लेकिन लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपकी 11th क्लास आपको टफ लगने वाली है, अदरवाइज नहीं है। अब थोड़ा सा रोड मैप के बारे में बात करने से पहले मैं इतना बता दूं, यहां मैं आपको फिर बोलूंगा डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि कैसे हम अपने आप को शुरुआत से तैयार करें कि भैया हम 11th क्लास में हमारा ग्राफ नीचे ना आए। आप कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात करें रोड मैप में कि क्या क्या बातों में ध्यान दें कि हमारी 11th क्लास डिस्टर्ब ना हो जाए। अब इस रोड मैप में थोड़ा सा समय लगने वाला है, बिकॉज हम थोड़ा डिटेल में जाके बात करने वाले हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना होगा। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप 11th क्लास में ही अपनी एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं या नहीं। एंट्रेंस की तैयारी का मतलब, जिसको ना पता हो, जब आप 11th क्लास में आते हो तो एक तो आपकी पढ़ाई चल रही होती है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे किसी स्टेट बोर्ड से हो, और एक आपकी एंट्रेंस है, वो जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, सीयूईटी की तैयारी चल रही होती है, वो अलग होती है। तो आप कौन से वाले बच्चे हैं? अगर आप ओनली 11th वाले बच्चे हैं, ओनली 11th वाले, तो चीजें थोड़ा सा अलग रहेंगी। लेकिन अगर आप 11th प्लस में कोई एंट्रेंस की कोचिंग जाते हैं तो चीजें थोड़ा सा बदलने वाली हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम बचेगा आपके पास। अब 11th में भी एक ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉन अटेंडिंग होते हैं। अगर मैं हर एक डिवीजन को यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है ये जो बात है एंट्रेंस वाली, कि विद एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए मुझे लगता है कि एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। बाकी बेसिक चीजें मैं यहाँ पे इनके बारे में भी समझाने वाला हूँ। तो भैया देखो, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपके पास कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपके पास मैथ्स हो गया, और या फिर आपके पास बायोलॉजी भी हो सकती है, या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा या दोनों भी हो सकते हैं। बायो विद मैथ्स भी हो सकता है, पीसीएमबी वाले बच्चे भी हो सकते हैं। अब अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होंगे जो रोज पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं, जैसे इंग्लिश हो गया, कई बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन होगा, कईयों के पास सीएस भी हो सकता है, कईयों के पास कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है जो इनके अलावा होगा, ठीक है ना। जैसे कुछ बच्चों के पास योगा भी होता है। तो इन सब्जेक्ट्स पे अभी हम लोग मेजरली बात करने वाले हैं। अब आई होप अगर आप 11th क्लास में हो तो आप कहीं ना कहीं ट्यूशन या पेड बैच में जा रहे होगे। तो भैया देखो, स्कूल के जो आवर्स हैं वो तो मैं यहाँ पे माइनस करके पहले ही चल रहा हूं। एवरेजली हर एक बच्चा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक तो स्कूल में रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि स्कूल में अभी आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि ठीक है कुछ बार स्कूल में भी हमारे पास कुछ पीरियड्स खाली होते हैं, वहां पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बट लेट अस सपोज 2 से लेकर 3 बजे तक तो आप स्कूल में ही हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप किसी पेड बैच में हो, चाहे वो ऑनलाइन का पेड बैच हो, चाहे वो कोई ऑफलाइन की ट्यूशन हो, दोनों में से बात एक ही है। तो एवरेजली होता क्या है कि आपकी रोज 2 घंटा की क्लास तो रहती है। तो आपकी 2 आवर्स की क्लास, अगेन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम बेटा, लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूं। क्या इन 2 घंटे में पढ़ाई आपने करी या किसी ने आपको करवाई? तो आंसर है किसी ने आपको करवाई। अब आप स्कूल से आए 2 से लेकर 3 बजे तक, मुझे लगता है 4-5 बजे तक तो आप रेस्ट भी करोगे। अभी तो शुरुआती दौर में तो आपके पास इतना जोश होगा नहीं। और 4 से लेकर 6-7 बजे तक, मैक्सिमम मान लेते हैं कि 7 बजे तक, 7 PM तक आप क्या हो गए, फ्री हो गए ट्यूशन से भी।
लेकिन ट्यूशन में पढ़ाई या पेड बैच से भी, ठीक है ना। अभी मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं, एंट्रेंस, क्योंकि एंट्रेंस में भी अलग अलग केस आते हैं। या तो एक वीकेंड बैच वाले बच्चे होते हैं, सैटरडे संडे जाते हैं, या फिर वो नॉन अटेंडिंग यानी स्कूल नहीं जाते और कहीं ना कहीं सुबह अपने एंट्रेंस के कोचिंग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर इसमें इंक्लूड होगा। मैं 2 बजे के बाद के प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। अब आप पेड बैच या ऑफलाइन में और 2 घंटे की क्लास ली, अब यहां पे मेन चीज शुरू होती है। सबसे पहले उस 2 घंटे की क्लास में आपको क्या करना है, एक तो आपको इस चीज पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है कि क्योंकि मैं आजकल देखता हूं ऐसा होता है, मोस्टली ऑफलाइन बैचेस में या पेड बैचेस में रिकॉर्डिंग मिल जाती है क्लास की, तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के दिमाग में होता है, अच्छा आज तो मैं अपने जीवन में ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं ध्यान इधर नहीं भी लगाऊंगा, तो बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा, मरोगे मैं पहले बता रहा हूं। तो भैया आपके जीवन में कितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम चल रहा हो, मतलब दुनिया जहान का इंपॉर्टेंट काम चल रहा हो, आप उधर अपने दिमाग को छोड़ के मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने ट्यूशन में जहां भी आप पढ़ रहे हो बैठ के पढ़ोगे, क्योंकि बेटा वो 2 घंटे आपके जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले। अगर आपने वहां पे ध्यान से पढ़ाई नहीं की तो जीवन में पीछे चले जाओगे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, ठीक है। अब 2 घंटे की क्लास में कई बच्चे मैं क्या देखता हूं कि भैया क्लास में पढ़ते हैं, उस वक्त तो कुछ नोट्स नहीं करते, घर जाके प्रॉपर ऐसे फूल पत्ती बना के नोट्स बनाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत टाइम की बर्बादी है। तो उन 2 घंटे की क्लास में आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, उनका क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाओ, साथ साथ पढ़ाई करो। अब हो सकता है आपको क्लास के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस कराएं, कुछ होमवर्क कराएं। आप लोग 7 बजे तक घर आ गए। अब यहां पे मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है आप 7 बजे घर आए, 8 बजे आपने थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया, मुझे लगता है 9-10 बजे तक शुरुआती दिनों में आपको बहुत होमवर्क तो नहीं मिलेगा, 9 बजे तक आपने स्कूल का होमवर्क भी निपटा लिया। अब 9 बजे ये जो आपने 2 घंटे की पढ़ाई की है, इस पे आप अगर आपने पूरा ध्यान लगा के 2 घंटा पढ़ाई की थी ट्यूशन में बैठ के अलग अलग सब्जेक्ट की, तो आपको वो सब अभी भी फ्रेश होगा। इन 2 घंटे के अंदर ये 9 बजे आपको इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाने हैं, चाहे वो थ्योरी का सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल बेस्ड हुआ हो, डिपेंड करता है उस दिन आपके ट्यूशन में क्या हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 11th क्लास में वेक्टर्स नाम का चैप्टर आएगा, बिल्कुल नया, मतलब मजा आ जाएगा आपको अगर आप ढंग से पढ़ा तो। अब उसके इतने क्वेश्चंस हैं वेक्टर के कि आप पूरा साल वेक्टर के सवाल बना सकते हो बस। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आप 2 घंटा पढ़ के आए, उसी दिन सेम डे पे 2 घंटे, मतलब कितने बजे आए, 7 बजे फ्री हो गए ना, 1 आध घंटा आपने स्कूल का छोटा मोटा होमवर्क कर लिया यार, और स्कूल का होमवर्क ट्राई करा करो, स्कूल में निपटाया करो, फिर भी लेट से रह गया, तो भाई 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूं 11 बजे तक भी आजकल बच्चे जाग लेते हैं इतना, तो 2 घंटे जो आप पढ़ के आए हो ना उसके सवाल, अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो जीवन आपका सक्सेसफुल हो गया, मान जाओ 11th क्लास आसान हो गई, मुश्किल होने ही नहीं वाली किसी भी हाल में। अब अगले दिन मान लो ये मंडे को किया आपने, मंडे को, अब ट्यूसडे को सेम प्रोसेस हुआ। अगर मंडे को आपकी 2 घंटे की फिजिक्स की क्लास हुई, डिपेंड करता है, जैसे हमारे पेड बैच में क्या होता है, मंडे को मान लो आपने फिजिक्स की क्लास पढ़ी 1 घंटा और 1 घंटा आपने मैथ्स की क्लास पढ़ी, तो ऐसे ही आप घर जाके 9 से 10 फिजिक्स के सवाल बनाओगे और 10 से 11 केमिस्ट्री के सवाल या मैथ्स के सवाल जो भी आपका हुआ था। लेकिन ध्यान रखना भैया, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वो आपको कुछ तो क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया, यही बता दिया कि आपको खुद से सवाल बनाने ही पड़ेंगे भैया। टीचर के सिर्फ भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं दुनिया का सबसे महंगा सबसे बेहतरीन टीचर, 20 लाख रुपए घंटे का भी टीचर ले आओगे ना, खुद नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये बात तो ध्यान रखना। खैर मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूं, पैसे से टीचर थोड़ी ना कैलकुलेट किया जाता है, बट द पॉइंट इज, अगर आपको एचसी वर्मा सर आके भी पढ़ा दें, एचसी वर्मा सर भी आपको आके पढ़ा दें 1 घंटा, तो भी अगर आपने खुद से पढ़ाई नहीं की तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये जीवन का सत्य है बेटा। तो यहां पे आपको वो काम करना है, ठीक है जी। 8 घंटे की नींद प्लीज अपना ध्यान रखना बेटा, जोश में होश मत खो बैठना, नींद बहुत जरूरी है। यानी कि आप जो रोज पढ़ रहे हो उसको रोज कवर करो। अच्छा अगर आपको लग रहा है कि यार जो आज मैंने 2 घंटे में पढ़ाई की मैं वो ना ग्रैब नहीं कर पाया, बिकॉज बेटा 11th में ऐसा बहुत होगा, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स, जो आपके कहीं ना कहीं हो सकता है क्लास के दौरान ऊपर से निकल जाए, तो भाई उसको कल पे टालना मत, क्वेश्चन मत बनाना उसके, संडे भी तो आ रहा है, क्वेश्चन मत बनाना भाई साहब, उसको टालना मत। रिकॉर्डेड मिल रहा होगा, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, पेड बैच में पढ़ रहे हो या जहां भी पढ़ते हो उनका कोई रिकॉर्ड वर्जन होगा, उसी दिन रिकॉर्डेड वर्जन को निपटा डालो कि भैया आज मैं इसे खत्म कर दूंगा, मुझे इस टॉपिक को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा करना, ये आपका रोज का ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का प्लान होना चाहिए। इसके बाद मैं कह रहा हूं आपने पूरे हफ्ते, 1 वीक हो गया, अब पूरे हफ्ते में जो भी आपने पढ़ाई की है, हो सकता है आप में से ऐसे स्कूल हो जो सैटरडे को संडे को ऑफ रहते हो, मान के चल रहा हूं भाई सैटरडे स्कूल जाओगे आप, संडे आपको ऑफ रहेगा,
तो संडे को बेटा, अब संडे इज नॉट योर हॉलीडे, ध्यान रखना, संडे अब आपकी हॉलीडे नहीं है, संडे आपका रहने वाला है रिवीजन डे। आप अगर मान लो, जैसे कि आप मान लो आप साइंस एंड फन का पेड बैच लेते हो, साइंस एंड फन के पेड बैच में पहले 2 हफ्ते छोड़ दो, तीसरे हफ्ते से हर संडे टेस्ट होता है। तो टेस्ट को ईमानदारी से आपको देना है, टेस्ट आपको ईमानदारी से देना है। संडे को आपको हॉलीडे नहीं, आपको रिवीजन डे या टेस्ट डे मान लेना है। समझ गए? अच्छा, संडे कहां घूमने जा रहा है? घूमने नहीं जा रहा भाई, संडे मेरा टेस्ट डे होता है। टेस्ट डे का मतलब क्या है? अपने आप को बहुत बर्डन में ना डाल के, अगर आप रोज हफ्ते में ऐसा करोगे, आधे घंटे का 1 घंटे का टेस्ट दोगे ना, तो आगे जाके मुश्किलें नहीं आएंगी। तो संडे को आपको टेस्ट करना। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आजकल चैट जीपीटी से बहुत सारे खुद टेस्ट बन जाते हैं। कोई किताब खरीदो जिसमें टेस्ट पेपर्स हो, चैप्टर वाइज, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं। और अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो तो ऐसी जगह पढ़ो जहां पे आपको वो हर संडे टेस्ट लेते हो। और अगर बाकियों के नहीं लेते तो रिक्वेस्ट करो कि मेरे ले लें, आपके ले लें, मतलब टेस्ट। और हर संडे आप टेस्ट करो, टेस्ट को फिर एनालाइज करो। एनालाइज करो कि मैंने, आपको ना भी सुनने में लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा काम कह रहे हैं सर करने को, ट्रस्ट में ये नहीं है। काम ज्यादा कब बढ़ जाएगा? जब लास्ट में रोगे बेटा और ग्राफ चला जाएगा नीचे। तो जो भी आपने, मुझे एक हफ्ते में आपने फिजिक्स में क्या पढ़ लिया होगा? मेरे हिसाब से एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, मुश्किल है आधा चैप्टर पढ़ लिया होगा। 75% चैप्टर से 10 क्वेश्चन का टेस्ट बनाओ, आधे घंटे में हो जाएगा। या आपको फिजिक्स के लिए करना है, या आपको केमिस्ट्री के लिए करना है, या आपको मैथ्स के लिए करना है। अगर आपके पास बायो है तो बायो के लिए कर लो। किस बेटा, ऐसा भी तो बहुत सारे दिन होंगे ना जहां पे आपको 2 घंटा ट्यूशन में जो पढ़ाया जा रहा होगा, उस दिन कुछ ऐसा आउटपुट नहीं निकल के आएगा कि आप सवाल बना पाओ, सिर्फ थ्योरी हुई होगी। उस थ्योरी के क्वेश्चन आपने आधे घंटे 1 घंटे में बना लिए, तो उस दौरान टेस्ट दो। तो टाइम तो आपको मैनेज करना होगा। टाइम टेबल के ऊपर मैंने साइंस एंड फन मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बना रखी है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल पे काम करना होगा। एक प्रॉपर स्केड्यूल आपके जीवन में अब होना ही चाहिए। 10th में जो भी गलतियां करी हैं वो हटा दो। अगर आप अपने प्रॉपर स्केड्यूल पे चल गए, रोज अगर आप आधा घंटा भी, अभी मैं 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए करता, अगर आधा घंटा भी निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन वो रोज सेम टाइम पे होना चाहिए। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। सेम टाइम पे उठना, सेम टाइम पे स्कूल जाना, सेम टाइम पे ट्यूशन जाना, सेम टाइम पे सेल्फ स्टडी करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? अब अगर बात करें कि प्रॉपर स्केड्यूल होने के बाद आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है स्केड्यूल के साथ साथ। लेकिन टेक इट इजी। इन सब चीजों के बाद ऐसे नहीं हो जाना है कि भैया ये सब तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप देखो, वर्क स्मार्ट अलोंग विद हार्ड वर्क, ऐसा नहीं है। ये कोट ना बहुत ज्यादा गलत समझा गया है कि भैया मेहनत नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों ना स्मार्टली की जाए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं खुद से नहीं कर सकता सर, ये सब मैं खुद से नहीं कर सकता। तो अब मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ये सब खुद से नहीं कर सकते तो इस तरीके से हम बच्चों को 16 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। 16 ईयर्स हो गए आज की डेट में हमें इन बच्चों को पढ़ाते हुए। हमें पता है कौन से टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चन कराने, कौन से टॉपिक बच्चा कहां अटकता है, या आपने 10th में हमसे कहीं ना कहीं पढ़ के समझा होगा। तो अगर आप, बहुत सॉफ्टली बताना चाहूंगा, अगर आप 11th क्लास, क्योंकि हम 1 अप्रैल से अपने बैचेस को शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस को, तो अगर आप साइंस एंड फन की टीम से पढ़ना चाहते हो, हर एक टीचर कि आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ पूरे साल। उशांक सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, सोना मैं आपको बायो पढ़ाने वाली है, दीपिका मैं आपको इंग्लिश। तो इन सब टीचर्स की वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे हजारों की तादाद में। तो आप जाके देखो, समझो। और आप समझो यूट्यूब पे ऐसा पढ़ रहे तो पेड बैच में तो हम हर दिन स्केड्यूल बना के पढ़ते हैं। आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, डीपीपी मिलती है, मॉक टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू वाले मॉक टेस्ट चेक होके मिलते हैं, टीम भी मिलती है डाउट्स के लिए, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस के दौरान डाउट्स आएंगे। और डाउट अगर आपने क्लियर नहीं किए, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखी, सवाल नहीं पूछे, तो आप 11th में नहीं सक्सेस प्राप्त कर पाओगे। और बहुत ईजी रखो इसको, ऐसा रखो कि मैंने साइंस क्यों ली है, मैंने साइंस लिए मजे के लिए, क्योंकि मुझे साइंस को पढ़ने में मजा आता है। तो वो मजा कहीं लैक ना हो जाए। और पता है वो कब लैक होता है? जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं और फिर हम लोग ये रील डालते हैं। मैंने बहुत रील देखी है ऐसी कि मैंने 11th में साइंस ली, फिर साइंस ने मेरी ली। पता है कौन होते हैं बच्चे? जो पढ़ते ही नहीं है, वो रीले काटते रह जाते हैं। वो लास्ट मोमेंट पे आके फिर उनको लगता है यूट्यूब से मैराथन देख लूंगा, 10-10 घंटे के वन शॉट देख लूंगा, काम हो जाएगा, पास हो जाते हैं बस। फिर कहते हैं कि पेपर मुश्किल आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट बच्चों, डे वन से पढ़ना होगा, चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि अगर डे 1 से पढ़ोगे, ईमानदारी से पढ़ोगे, हर एक टॉपिक को समझोगे ना,
ये क्यों पढ़ रहा है, रीजन अपने मन में क्वेश्चन उठाओगे ना तो जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी शुरू करते हैं जर्नी। आपके मन में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखना, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा, और अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक हुआ तो हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। बाकी एंट्रेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी लगभग कुछ ऐसा है, बस आपको ज़्यादा टाइम मैनेज करना होगा, बिकॉज आपका बहुत ज़्यादा समय एंट्रेंस क्लासेस में भी जाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी सीबीएसई वीक ना हो जाए तो उस पर भी ध्यान रखना। कोई ऐसा पेड बैच ज्वाइन कर लो जाके आप अपने समय पे रात को रिकॉर्डिंग देख लो, कुछ देख लो, लेकिन अपना सीबीएसई अपना बोर्ड वाली पढ़ाई को वीक मत कर देना। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। अरे आराम से हो जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी है, डे 1 से इक्वल अमाउंट में मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में बस जाके। ठीक है, लव यू, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।